फोन साइलेंट कर लीजिए। सर, आज पत्रकारिता क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम शिवा देवनाथ का नया ऑफिस ओपनिंग है, क्या कहना चाहेंगे? कब से जानते हैं उनको इंसान के तौर पे, पत्रकार के तौर पे बड़ी रूप से? मैं इन लोगों को काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से जो भी उपलब्धि उन्होंने की है वो आज दिखाई दे रही है। और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं S3 ग्रुप ऑफ कंपनी जी को, ट्रिपल एस, संजय भूषण जी और शिवा देवनाथ जी और संतोष पांडे जी, हंगामा मीडिया ग्रुप, ब्रेकिंग बूम, टूरिज़्म विद आस्था ट्रेवल्स। मैं चाहूँगा ये लोग और दिन रात चौगुना तरक्की करें और इसी तरह अच्छा काम करते रहें और हम लोगों को अच्छी अच्छी खबरें पहुँचाते रहें। कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप भी इसी क्षेत्र से हैं, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में बताइए, जो पहले आपने किया है, जो आगे करने वाले हैं क्या? जी, मैंने 2 फिल्म प्रोड्यूस की थी प्रियंका चोपड़ा जी के लिए। एक बम बम बोल रहा है काशी 2016 में और दूसरी 2017 में थी काशी अमरनाथ। अब तीसरी बनाने की तैयारी है, लेकिन सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा फिर मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। अभी बस तैयारी चल रही आज के वक्त में जो मार्केट है, फिल्म मार्केट, कितना आपको रिस्क लगता है? क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म आने से काफ़ी नुकसान में जा रही है फिल्में, तो उस बारे में बताइए क्या कहेंगे? हाँ, पहले MG का दौर था और अभी सैटेलाइट का दौर है। कुछ खास फ़र्क नहीं है, पहले रिकवरी MG से होती थी, अभी रिकवरी सैटेलाइट से होती है, लेकिन फ़र्क तो पड़ा है। बट हम यही प्रार्थना करेंगे कि थिएटर जल्दी से जल्दी खुले और इस इंडस्ट्री को और बूम मिले। तो भोजपुरी फिल्म का निर्माण क्या है, भोजपुरी फिल्म का मार्केट क्या है, बताइए कि आज कैसा मार्केट है भोजपुरी फिल्म का लॉकडाउन के बाद से? क्योंकि लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के बाद से संघर्ष है बहुत, लेकिन फिर भी वो अपना मेंटेन करके रखे हैं स्टेटस सैटेलाइट के द्वारा अपना वर्चस्व को बनाए रखे हैं। बट थिएटर को खुलना ही पड़ेगा, चाहे आज खुले, चाहे कल खुले, चाहे परसों खुले। थिएटर जब तक नहीं खुलेगी तब तक हम लोग प्रगति की ओर नहीं जा पाएंगे। और ये OTT और वेब सीरीज़ का जो मार्केट है वो कितना लगता है आपको आगे फ्यूचर है या सीमित है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? OTT तो बहुत साल रहेगा और डिमांड यही है मार्केट की कि एक अलग से भोजपुरी की भी OTT चैनल हो, तो इस भाषा को भी एक वर्चस्व मिलेगा। वही एक कमी है मार्केट में। जैसे हम लोग सैटेलाइट में आते हैं तो हम लोग के लिए भी एक स्पेशल OTT होनी चाहिए, तो अपने आप इंडस्ट्री आगे की ओर बढ़ेगी। ये एक कमी है। यूट्यूब माध्यम कितना आज के दौर में वरदान है, मतलब हर इंडस्ट्री के लिए, फिल्म हो या ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर का ज़माना है, कंटेंट बना के लोग डालते हैं, वो बताइए कितना ज़रूरी है? यूट्यूब बहुत अच्छा है। यूट्यूब ने बहुत लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है और भोजपुरी को तो बहुत ज़्यादा। तो यूट्यूब एक बहुत डिजिटल माध्यम में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में कितना लगता है कि रिकवर हो गया है फिल्म बिजनेस, एंटरटेनमेंट बिजनेस कितना ज़्यादा? क्योंकि बड़ी फिल्में नहीं चल रही हैं, तो लग नहीं रहा कि लोगों को इंटरेस्ट है फिल्में देखने का, या प्रोड्यूसर्स भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कंटेंट की कमी है। जब तक कंटेंट की कमी रहेगी ये हम हमेशा देखेंगे, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फिल्में चलेगी। फिल्में किसी की मोहताज नहीं है, बस कंटेंट की कमी है, इसलिए फिल्में पिट रही हैं। और आर्टिस्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट को वैल्यू मिल रहा है काफ़ी। पहले स्टार्स को वैल्यू मिलता था, बजट को वैल्यू मिलता था, आजकल आर्टिस्ट का पूछ रहे हैं, आर्टिस्ट देखते हैं, उसके बारे में कितना पॉजिटिव चीज़ है ये? आर्टिस्ट रहने से एक फेस वैल्यू मिलता है, हाँ। वो उससे एक मार्केटिंग, फिल्म की मार्केटिंग को बहुत मदद मिलती है, लेकिन अंत में तो कहानी ही सब कुछ है। तो आखिर में जानना चाहूँगा क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपका अपने बिजनेस को लेकर या क्रिएटिव को लेकर? देखिए, मैं हमेशा से मतलब हिंदी में ही काम किया हूँ, बट पिछले 5-6 साल से मैं भोजपुरी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मातृभाषा भोजपुरी है तो मैं इससे जुड़ा रहना चाहता हूँ। तो कहानियाँ अच्छे अच्छे लाऊंगा और कुछ फेस वैल्यू के साथ भी काम करूँगा और कुछ नए कलाकारों के साथ भी काम करूँगा ताकि उनकी प्रतिभा सामने आए। प्रकाश जायसवाल हूँ। फिर से नमस्कार, मैं ओम प्रकाश जायसवाल, राइटर डायरेक्टर हूँ और सुपर गोनू करके एक सीरियल में बना रहा हूँ और आगे भी पिछले भी बहुत काफ़ी दिनों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ। असिस्टेंट के तौर पे के सिंह के यहाँ था, यशराज जी के यहाँ था मैं, और भी बड़ी कंपनी के यहाँ मैं काम कर चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि आज मुझे बहुत खुशी हुई है, ये S3 करके ग्रुप ऑफ कंपनीज खुला है, तो उसमें मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये किया। एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म में अगर इस तरह की सुविधा हंगामा ग्रुप दे रही है और ट्रैवल्स हैं वो दे रहे हैं, और तो मैं उन लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें लोगों को मुहैया हो जाएगी। और आपने सर बिना पूछे इतना डिटेल बता दिया, मैं आप पूछ रहा हूँ आपसे फिर
हाँ। जो शो है, क्या थीम है, और आपने जब बैकग्राउंड अपना बताया, कहाँ से शुरुआत किया आपने अपने करियर का? अच्छा सर, मेरा बैकग्राउंड, मैं एक्चुअल में रेडियो सिलोन पहले बिनागा गीतमाला वगैरह जहाँ से होता था, वहाँ पे मैं पनघर पे प्रोग्राम मैं लिख करके भेजा करता था अपने होम टाउन सीतामढ़ी से, जो हर हफ्ते आती थी पनघर पर रात को 9 बजे से 9:30 बजे तक आधे घंटे का रेडियो प्रोग्राम में बना के भेजा करता था। 81 में जब मैं यहाँ आया, उसी बेस पर कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैं राइटिंग एबिलिटी मेरी है, तो मैं आया मुंबई, और 81 में जहाँ पे ये रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, रेडियो सिलोन का जितना भी प्रोग्राम होता था बॉम्बे से ही रिकॉर्ड होके जाती थी। उस समय में दलबीर सिंह परमार जैसे बहुत बड़े अनाउंसर हुआ करते थे, तो उन लोगों से मिला मैं। मिलने के बाद सडनली उसी समय मुझे काम मिल गया, सुभाष घई की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी कर्ज, तो कर्ज का रेडियो प्रोग्राम मुझे मिल गया, तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई, और मैं के सिंह के साथ लास्ट में जुड़ा, जो प्रेम रोग, रामतेरी गंगा मैली, त्रिदेव, विश्वात्मा, इस तरह की फिल्में। अनिरुद्ध तिवारी के साथ जुड़ा, जो आज का अर्जुन बनाए थे, और ये मिथुन की जो सीरीज थी, फिल्में थी राजीव बब्बर की, वो सारी फिल्में उसका मैं सब मैं असिस्टेंट में करता था। और सडनली उसी समय 81 के आसपास में दीपक सरीन हमारे मेन गुरु थे, जो डायरेक्शन में हमको रखे हुए थे, तो उनकी फिल्म सिलसिला, अमिताभ बच्चन, उनके साथ भी मैं जुड़ा रहा काफ़ी दिनों तक। तो ऐसे काम होते गया, लेकिन 2012 में हमारे गुरु की एक्सपायर हो गए, बहुत दुख हुआ हमें, तो 8-10 साल मैंने गैप ले लिया। उसी बीच बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसको पूरा करने गांव चला गया। वापस मैं आया हूँ, और अभी सुपर गोनू करके एक सीरियल है, जो मैं गोनू झा के ऊपर में बना रहा हूँ। गोनू झा बिहार के बहुत पहले एक कैरेक्टर हुआ करते थे, जैसे बीरबल, तेनाली रामा, उसी तरह से गोनू झा हमारे साइड के थे, मिथिलांचल के। तो उनके हाँ, कलाकार के तौर पे किसका चयन किया उसमें आपने? कलाकार उसमें रजा मुराद जी मेन हैं, और मेन हीरो प्रोड्यूसर ही हैं सचिन कुमार साहू, और सीरियल में काम करती है बहुत सारे कलर्स में, तो वो हीरोइन है उसकी, और सुनिधि चौहान करके। अच्छा, सचिन कुमार साहू हीरो हैं, और रजा मुराद जी वहाँ के बिहार के डीजीपी बने हैं अभी। वो गोनू झा एट प्रेजेंट आज के समय का गोनू मैंने बनाया है, जो सुपर गोनू के नाम से विख्यात है। इसका मड में आपने किया था? मड में शूट किया था, मड में भी किया है मैंने, और आगे नायगांव में भी किया था। तो अभी उसका फाइनल काम चल रहा है। भविष्य के लिए आपको जो प्लान है सर, और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे? मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं। एक वेब सीरीज है जो अमेजोन के लिए आने वाली है। वो कहानी है, क्रिमिनल होता है, वो क्रिमिनल चाहता है कि हम जेल जाएं। अच्छा। हाँ, कि हमें जेल ले जाए, तो उसकी मन जर्नी है। वो जेल जाना चाहता है, भीषण से भीषण जो सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी जोन होते हैं ना जिसमें जेल है, तो वो हर जेल में जाना चाहता है वो। तो उसके लिए वो क्राइम करता है, जेल जाता है, क्राइम करता है, जेल जाता है, लास्ट में ऐसी जगह जेल जाता है। और उसका एम यही था कि हमको लोग, सरकार, पुलिस हमको जेल लेके जाए, और अंत में वहाँ लेके जाए जहाँ वो जाना चाहता है, क्योंकि उसका बाप वहाँ पे बंद है, और बाप को छुड़ा करके वो वापस लेके जाना चाहता है। ये बाप से रिलेटेड है, बाप को छुड़ाना चाहता है, और बाप के बारे में पता नहीं है कि कौन से जेल में है। वो क्रिमिनल की एक जर्नी है, वो मैंने लिखा है। वो एक बहुत बढ़िया 5 एपिसोड की है, अमेजोन के लिए, अमेजोन मिनी के लिए, वो भी पास हो गई है। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर। ओके, थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा, शिवा देवनाथ पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, क्या कहना चाहेंगे आपसे, जानते हैं इंसान के तौर पे, पत्रकार के तौर पे उनके? सर मैं तो जब से मुंबई आई हूँ, मैं स्टार्टिंग में संजय जी और शिवनाथ जी से मिली थी, तो आई थिंक मेरे को 13 साल हो गए मुंबई आए, और मैं 13 साल से ही जानती हूँ। स्टार्टिंग मेरी आई थिंक इन्हीं लोगों से हुई है, मतलब एज ए मीडिया की वजह से, और मुझे काफ़ी प्रमोशन मिला है, तो मैं बहुत शुरू से जानती हूँ। मेरे अच्छे बहुत फ्रेंड्स हैं उनमें। म्यूजिक इंडस्ट्री का ताल्लुकात रखते हैं, काफ़ी बदलाव आया पिछले कुछ सालों में, क्या कहना चाहेंगे, क्या बदलाव आया, कितना बेहतर बदलाव आया अगर देखा जाए तो? पता नहीं, मुझे तो कोई बदलाव नहीं दिखता है। अब मे भी आपके थिंक से आया होगा बदलाव, बल्कि मुझे तो और लगता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री और बैक जा रही है, कुछ नया कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बस एल्बम्स की दुनिया में शायद में भी कुछ
लोगों को हिंदी में एक्टिंग के लिए ला कर रख दिया है, तो ये मुझे कोई नया बदलाव नहीं लगता। मुझे अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कोई बदलाव नहीं लगता फिलहाल। लेकिन आमतौर पर म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ हुआ, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं मतलब आप फिल्मों की अगर बात करोगे तो कुछ भी नहीं है ना। एल्बम्स भारी हो गए हैं, मतलब फिल्मों को एक तरह से नीचे स्तर गिरता चला जा रहा है, एल्बम्स उस पर हावी हो रहा है, तो आप इसमें क्या बोलोगे आप? लेकिन गायिका के तौर पे क्या कहेंगे कि पहले का दौर ज़्यादा बेहतर था कि आज का दौर ज़्यादा बेहतर है? मैंने बहुत ज़्यादा शुरू से एल्बम्स नहीं किए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एल्बम्स के बारे में नहीं बोल सकती, बट फिल्म में मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। और फिल्मों में क्या होता है, 2 ही 3 सिंगर ज़्यादातर काम करती हैं, तो अच्छा है। एल्बम्स की दुनिया में ऐसा है कि बस कुछ भी गा दीजिए, अगर आप हिट हो गया तो आप हिट हो। और शोज़ भी एक बहुत बड़ा माध्यम है अपना कला को दिखाने का। तो उसके बाद एल्बम्स ही शोज़ को भी ख़राब कर रहे हैं ना। अभी जैसे एल्बम्स हैं, लोग कुछ भी गाकर हिट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम जब शोज़ करने के लिए जाते हैं तो वही फरमाइशें आती हैं, और तो फिर क्या आज बोलूं? ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, अभी नवरात्रि खत्म हुआ, कुछ भक्ति में कुछ चीज़ या दर्शकों को सुना दीजिए। अक्सर वो जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने उनका जवाब दिया है भक्ति में। बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई है संजय जी को, संतोष जी को, और ऑब्वियसली शिवनाथ जी को, एसएस ग्रुप को। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं अलका झा की, ऐसे ही तरक्की करता रहे, और 1 ऑफिस 4 ऑफिस, ऐसे ही बहुत सारे ऑफिस खोलते रहें। एक जाते हैं तो कोई गाना गुनगुनाइए, कोई भक्ति मन बन जाए हम लोग का। मेरा इस बार टी सीरीज से जो सॉन्ग आया था गणेश महाराज जी का, लोग कहते हैं कि श्री गणेश, और श्री गणेश का अर्थ होता है कि आगाज़ अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। तो आज आपकी ऑफिस की ओपनिंग है, तो उसी से श्री गणेश करते हैं। गणपति पधारो आंगना, गणपति पधारो आंगना, गणपति पधारो आंगना, गणपति पधारो आंगना, लेके दर्शन दे दो बप्पा, दे के दर्शन दे दो बप्पा, सबकी मनोकामना, गणपति पधारो आंगना, गणपति पधारो आंगना। इस साल के सुपरहिट गाने कौन से हैं? इस बार तो फिलहाल बाप जी का गाना था, बानी बड़ा कंफ्यूज है सैया, लइका खिलाए के देवर के, मेरा और मेल फीमेल सॉन्ग था क्या? लगता बे बुढ़ौती में सनकल में जात, शादी करे में बप्पा के लागे ना लाग, नरे ना नरे ना नरे 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 गे। मेरी लाइन है कि बानी बड़ा कन्फ्यूज सैया, लइका खिलाइब के देवर के, बानी बड़ा कन्फ्यूज सैया, लइका खिलाइब के देवर के। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऋतुश्वर से जानना चाहूँगा, शिवा देवनाथ एक बड़ा नाम है पत्रकारिता क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आप तो काफ़ी समय से जानते हैं, काम भी किया उनके साथ, व्हाट यू से? जी, पहली तो बधाई देना चाहता हूँ। आज S3 ग्रुप ऑफ कंपनी का ग्रैंड ओपनिंग है। गणपति बाबा का नाम लेता हूँ। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। बस गणपति बाबा इन लोग की जो आज ग्रैंड ओपनिंग हुआ है, बहुत फले और बहुत तरक्की करे इस जगह से। और संजय भूषण पटियाला जी, शिवा देवनाथ जी, संजय पांडे जी को अनंत बधाई देता हूँ मैं। और जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया था उसके बारे में जानना चाहूँगा, कैसा अनुभव था जब डायरेक्ट कर रहे थे ये आपके म्यूजिक वीडियो को? हाँ, शिवा देवनाथ जी ने हमारे एक प्रोजेक्ट में डायरेक्ट किया था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा। सुना सुना बबनी कहाँ जात बाड़ू, ये गाने का नाम था, और ये इस फॉर यू पे रिलीज भी हुआ है, अच्छा व्यू भी हुआ है। और शिवा देवनाथ जी माय डियर इंसान है, ज़बरदस्त इंसान है, यारों के यार हैं। और ये भी कहना चाहूँगा, आज के दौर में आप रैपर हैं और काफ़ी पहचान बना ली है कम समय में ही। आज के दौर में जो रैपर कल्चर है, वो कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब से गली बॉय हिट हुआ है तब से तो लोगों को और भी एक आकर्षण हो गया रैप कल्चर पे। जी, गली बॉय तो खैर बहुत अच्छा गाना था, लेकिन मैं एक बिहारी आदमी हूँ और मैं बस बिहारी स्टाइल में कुछ रैप करता हूँ।
और वहीं मेरा फोकस था कि वहाँ के कल्चर के ऊपर मैं रैप करूँ और जो मेरे अंदर है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बिहार के ऊपर, उसको दर्शाऊँ मैं। तो आगे क्या प्लानिंग है, क्या करना चाह रहे हैं? रैप कल्चर के बारे में तो आपने बताया, कलाकार के तौर पे या ऐसे क्या करना चाह रहे हैं आगे फ्यूचर में आप? आगे कलाकार तो खुद गाना चाह रहा हूँ, खुद मुझे गाना मिले। और मैं चाहता हूँ कि पिक्चर में भी मुझे ऑफ़र मिले, जो पिक्चर में भी डेब्यू करूँ और करूँ, क्योंकि अभी तो एल्बम ही चल रहा है दे एल्बम पे गाना ही गाना चल रहा है एल्बम। तो कुछ ऐसा हो कि अच्छी मूवी, अच्छे एक्टर हो, जो मुझे भी ऑफ़र करें कि वहाँ पे एक बादशाह की तरह एक अच्छा गाना की एंट्री हो और एक नई ट्रेडिशनल चालू हो भोजपुरी सिनेमा में। आपका व्यक्तित्व भी कुछ अलग हटके है, वो व्यक्तित्व क्या है बताइए, जो व्यक्तित्व है आपका, पर्सनैलिटी जो है? बस मैं हूँ, सच्चा इंसान हूँ और सच्चे लोग के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। और इसी के ऊपर भी गाना बना था, जुबान मेरी कड़वी है, दिल मेरा साफ़ है, कौन क्या करता है सबका हिसाब है, विश्वास नहीं किसी पर सब धोखेबाज है, खुद ही करूँगा खुद पे विश्वास है, डरता मैं नहीं भोलेनाथ का साथ है, मारे को मारता नहीं अपना एक क्लास है, चिकनी चुपड़ी बोल के मत कर बकवास, प्यार भरी बोली उसकी है आस, जुबान मेरी कड़वी है, दिल मेरा साफ़ है। जैसा व्यक्तित्व है वैसे ही गाना भी गाता हूँ। और भोजपुरी के नंबर 1 पीआरओ संजय भूषण तक पहुंचे, यहाँ पे आपके कामयाबी में उनके बारे में क्या कहेंगे, कितना एहसान है? आज जो भी हूँ उनके वजह से हूँ और वो बहुत प्यारे इंसान हैं और माय डियर इंसान हैं और वो जो करते हैं वो लाजवाब काम करते हैं। तो परख लेते हैं हर इंसान को कि ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, और इनका गार्डियनशिप से ही मैं आगे चलता हूँ। जो जैसे बोलते हैं वैसे ही मैं भी आगे करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनकी गार्डियनशिप मुझे हमेशा मिलते रहे, ऐसी मैं तरक्की रैपर्स करता की रहूँ। इतनी पॉपुलैरिटी है कि अभी बिग बॉस में भी एंट्री मिली एक रैपर को, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है और पॉपुलैरिटी बनाना, या और लोगों पसंद करें रैपर्स को, या और मौका मिले उनको इंडस्ट्री में, खासकर फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उनको मौका मिलना चाहिए? मैं बिहारियों को मिलना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। बिहारी रैपर का कुछ मिला ही नहीं आज तक। मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस में और एक ऐसी कोई प्लेटफॉर्म हो या भोजपुरी का बिग बॉस हो या कुछ ऐसा हो जो बिहारियों का, मतलब बिहारी लड़कों का भी मिलना चाहिए, जो तो बिहार के लिए बने हैं। मतलब मदर टंग बिहारी है, देखने में बिहारी नहीं लगता हूँ, लेकिन मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ बिहार से अपने। बस बिहार से हूँ, बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग से गर्म पर दिल में सके रहते हैं, सामने चाहे जो भी हो भोजपुरी में बात करते हैं, कौन क्या सोचेगा परवाह नहीं करते हैं, बिहारी आदमी। और मैं चाहता हूँ कि बस कुछ ऐसा अपने भोजपुरी के लिए कुछ कर पाऊँ, वल्गर से हटके, वल्गैरिटी से हटके थोड़ा। लास्टली जानना कि आज के दौर में हर कोई अपना म्यूजिक लेवल खुद का निकाल रहा है, आपका कोई प्लानिंग है इस म्यूजिक लेवल निकालने का? नहीं, क्या एक बस रैपर हितेश्वर को टक्कर देना चाहते हैं तीसरी? अरे देंगे, फ्यूचर में क्यों नहीं देंगे। बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं, अगर कुछ ऊपर वाले ने और करिश्मा ऊपर का अगर हो गया तो मतलब किस्मत पलटने में टाइम नहीं लगता है। क्या पता कभी फ्यूचर में ऐसा भी हो, जब भी तीसरी जैसे लोग आपने बोला है, ऐसा कुछ पलट जाए किस्मत हमारी भी। चलिए, थैंक्स प्रणाम। फॉर